बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में आपको हमारी तरफ से नेक तमन्नाएं, अच्छा सा दिन गुजारने की ढेर सारी दुआएं। आप एक्सप्रेसो का ब्रांड न्यू एपिसोड देख रहे हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है कि कल के दिन में भी कोई प्रोडक्टिव काम आपने ज़रूर किया होगा और आज के दिन का भी आगाज़ हमारे साथ। कल के दिन का आपका प्रोडक्टिव काम क्या है, पहले बताएं। हाजिरी लगवाएं। मेरा एक प्रोडक्टिव काम था इमरान, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। अच्छा, लेकिन था प्रोडक्टिव? हाँ, वो प्रोडक्टिव था, वो मैंने कर लिया। हमने मान लिया है ना आपकी बात। इसलिए मैंने कहा कि लेकिन आज जरा पंजाब वाले लोग इतने खास कोई अपने काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है जी। और आज इस्लामाबाद के सरकारी और निजी स्कूल जो हैं उनमें तातील का ऐलान कर दिया गया है। वजह इसकी ये है कि एक तो तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे का ऐलान किया गया है, ऑल्दो की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ये कहते हैं कि सूरत हाल के तनाजुर और जो बच्चों की हिफाजत है उसके पेश नज़र स्कूल्स को बंद रखने का ये फैसला किया है ताकि किसी किस्म की डिस्टर्बेंस, अगर रास्ते वगैरह भी बंद हों तो बच्चों को ना। मुझे एक वजह मालूम है, जब कराची से इस्लामाबाद कैपिटल बनाया गया ना कि एक सेपरेट कैपिटल होगा, दुनिया में अच्छे इमेज के साथ जाएगा, वहाँ पे लोग तसल्ली से काम करेंगे, लेकिन इस कैपिटल को तो पिछले को 15-18 साल से नजर ही लग गई। इतने कंटेनर्स इस कैपिटल ने देखे हैं, इतनी बंदिशें देखी हैं, खासतौर पे जो फैज़ाबाद हमारा है जो कनेक्ट करता है पिंडी को इस्लामाबाद से, इतने मसाइल देखे और आज भी इस किस्म के मसाइल, लंबी लाइनें। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस मौके पे पता है, ये जो मजबूरन लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, या एम्बुलेंसेज वगैरह जा रही होती है, इनका होता है, वो भी बेचारे बीच में फंस जाते हैं। और मैंने तो इस्लामाबाद में रहते हुए बड़े ऐसे धरने भुगते हैं ना, देखा है। हाँ, ऐसे रस्तों की बंदिश तो बड़ा ही मसला होता है क्योंकि पूरे का पूरा शहर बंद हो जाना। एक रूट भी बंद हो तो मसला तो आता है जी। एक सड़क बंद हो जाए तो आपको पता है कि उसका प्रेशर पूरे शहर के ऊपर आ जाता है। हमारा कोई इतना जदीद किस्म का निज़ाम तो है नहीं दो कि इस्लामाबाद को ज्यादा रस्ते कनेक्ट करते हैं, लेकिन सो आप तैयार हो जाइए। अगर आपने टेलीविजन ऑन किया और आपको नहीं पता तो हम हैं वो बुरी खबर देने वाले आपको कि आज बाहर मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन अच्छी भी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन अच्छा भी हो सकता है कि चलो शुक्र है भाई बता दिया, तो टेक अस पॉजिटिव यार। अच्छा, और लेकिन एक और भी चीज़ है कि जो तर्जुमान एजुकेशन है वो कह रहे हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात है मैट्रिक के, वो मामूल के मुताबिक ही इंतखाबात नहीं है, मैट्रिक इम्तिहानात है। शुरू से ही बच्चों को सियासत में लेके आ रही हैं, ये क्या करिए, स्लिप ऑफ टंग हो गया क्योंकि हमारे हर तरफ इतनी एंटरटेनमेंट तो चलती है सुबह सुबह। बिल्कुल ठीक है जी। और कल के मैच की भी कुछ, कल के मैच की चले, अब ये तो आपको बता दिया, मैच का भी साथ जिक्र कर लें, फिर हम तबसरे की जाने भी जाएंगे। पंजाब भर के अंदर दफा 144 नाफिज हुई, लेकिन मैच में दफा 144 नहीं है। हमारे प्लेयर्स कर 4 आउट हो गए 158 रन के ऊपर। कल जब पाकिस्तान खेल रहा था टॉप ऑर्डर नहीं चला, किंग कल 0 पे आउट हो गए, कैप्टन नहीं चल सके, उसके अलावा जो अब्दुल्ला थे वो नहीं इतना अच्छा परफॉर्म कर सके। लेकिन साइम कल चमके रोशन सितारे की तरह आज हमारे ट्रिब्यून ने, इसीलिए पहले सफ़े पे तस्वीर भी छापी है। देखें ना, थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो फिर आपकी गुड्डी चढ़ जाती है, फिर हर तरफ से अप्रिसिएशन आती है। 56 ही हैज स्कोर्ड और रिजवान अच्छा खेल रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे कैसा, सलमान अली आगा वगैरह है पीछे, यानी कि इतनी ज़्यादा बैटिंग नहीं है तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं कह सकते हैं। 158 पे 4 पाकिस्तान ने कल किए। इस बारे में भी आगे बात करेंगे, तज्जियाकार भी हमारे साथ होंगे, लेकिन फिल वक्त आज की बड़ी खबर में थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल मंजरनामा देते हैं और फिर इस पर तबसरा लेते हैं। जिस तरह से भी जिक्र किया पीटीआई के जलसे की इजाज़त का, तो उसकी मनसूखी के बावजूद हर सूरत इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क भर से जो कारकुनान हैं उनको पहुँचने की हिदायत जारी की जा चुकी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि पुरअमन जलसा हमारा हक है, हमें जलसे से कोई नहीं रोक सकता। और उन्होंने कहा कि अवामी समंदर इस्लामाबाद आ रहा है, रोक सको तो रोक लो। हमारा जलसा जिसकी एनओसी हमें दी थी, वो एनओसी फिर कमिश्नर साहब ने उसको कैंसिल कर दिया है। ये फसाइयत और जबर और गैर कानूनी इक़दाम का जो सिलसिला शुरू है इस वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो हम उसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं। हम इनको बताएंगे कि अगर ये अदालतों को नहीं मानते तो इंशाअल्लाह कल का दिन साबित करेगा कि ताकत अवाम की है या ये मैंडेट चोर जो बैठे हुए हैं, ये मैंडेट चोर हुकूमत की है। इंशाअल्लाह कल फैसला कुन मरहला है। एक तरफ कह रहे हैं पुरअमन है, दूसरी तरफ कह रहे हैं फैसला कुन है।
समंदर भी है, समंदर तो पुरम नहीं होता है, समंदर में तो तलातुम भी होता है, समंदरी तूफान भी होते हैं, नहरें भी होती हैं। खैर दिस इज़ इंटरेस्टिंग। लेकिन मुझे हमने आपको चूँकि एक तो बताया दफ़ा 144 का, फिर इस्लामाबाद में स्कूल्स की बंदिश का, जैसे इन्होंने पहले भी जिक्र किया एजुकेशन बोर्ड पिंडी का, तो उसके मुताबिक जो पिंडी में आज मैट्रिक के ज़िमनी इंतखाबात हैं वो मामूल के मुताबिक होंगे। बच्चे पर्चों पर कैसे पहुँचेंगे? बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा। बेचारे लेट हो गए तो उनकी कौन सुनेगा कि जी हम रश की वजह से लेट हुए, और ये बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे ख्याल में अगर पर्चा पोस्टपोन भी हो जाता तो कोई हर्ज नहीं था, ताकि सारे बच्चे इम्तहान दे लेते। हमें पता है ना सिचुएशन, छोटा सा शहर है, ब्लॉक हो जाता है। खैर जी, वज़ीर आज़म ने इस मौके पर एक यूथ कन्वेंशन से कल खिताब किया शहबाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान आर्मी के सिपह सालार और हम हैं, यक जान दो गालिब होकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए अजीम मकसद के लिए काम कर रहे हैं। जो दहशत गर्दी थी पान के अंदर, जिसके खात्मे के लिए 70,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानें निछावर की, तब जाकर ये नासूर को हमेशा के लिए दफन किया गया। बदकिस्मती से पिछले चंद सालों में बाज गलतियों के बिना पर दोबारा दहशत गर्दी उठ कर आई है। मैं आज आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि मैं आज अगर पाकिस्तान का खादिम हूं तो पाकिस्तान आर्मी का जो सिपह सलार मौजूद हैं, यकीन करें कि यकजा दो गालिब होकर सिर्फ पाकिस्तान के अजीम मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी आंखों की चमक देखकर यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो कहाँ हैं आज? जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को, एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़े, लिखा हुआ है अलिफ लाम मिम हसिब अन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा? एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। जिक्र है कुछ रोशन चेहरों हस्ती आंखों का, तो एक रोशन चेहरा हमारे साथ भी है, उनसे हमने तबसरा लेना है सारी सूरत हाल के ऊपर। रोशन चेहरा इसलिए उनको कह रहे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, कैपिटल में। हमें हमेशा से अच्छी वाइब आती है कि जो लोग इस्लामाबाद से हमसे बात करते हैं, लेकिन आज हम ज़रा ज़्यादा सुकून में इस्लामाबाद पिंडी वाले नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़रा जलसों धरनों का सीन है। लेट्स गो बैक टू आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप ठीक ठाक हैं। आपका रूट वैसे कुछ हद तक महफूज है, जो मुझे लगता है, फ्रॉम योर हाउस टू ऑफिस, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सफ़र करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो एक नया एपिसोड आ रहा है, इसके बारे में बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में ओवरऑल क्या तज्जिया है आपका? क्या ये वंस अगेन किसी मंतक का शिकार है या वाकई पॉलिटिकल एक्टिविटी? इमरान, आप कितने साल पहले इस्लामाबाद से शिफ्ट कर गए लाहौर? तकरीबन 4 साल पहले। 4 साल पहले। तो जब आप अभी बता रहे थे हिना को कि मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, तो इस्लामाबाद के रहने वालों के लिए ये बात वाकई नई नहीं है। ये शुरू से इस तरह शहर है जी। ऐसी यहाँ कभी काजी हुसैन अहमद मरहूम लॉन्ग मार्च लेके आ जाते थे, कभी बेनजीर भुट्टो मरहूमा लेके आ जाती थी। यहाँ पे हमेशा से ही ऐसा होता है। लिहाजा ये कोई पहली दफा ना पकड़ दकड़ है, ना रास्ते बंद है, ना स्कूलों की छुट्टियां पहली दफा हुई हैं। लिहाजा जिस तरह कभी हम यहाँ बैठ के कराची का सोचते थे कि वहाँ बम धमाके होते हैं, गोलियां चलती हैं, तो पहला फेज वो इस्लामाबाद में आया था जब दहशतगर्दी की लहर आई थी यहाँ। तो फिर हमें पता चला कि कैसे जिंदगी गुजारना लोगों के लिए होता है, और फिर वो मामूल बन जाता है कि आपको रहना है और फेस करना है। तो ये सियासत भी इसी चीज का नाम है कि जितने भी सियासतदान है, मैंने अब आपको तमाम लोगों को मतलब आप नाम ले लें जिनका कि हर एक ने अपने अपने दौर में यही काम किया है। अवाम का नाम होता है और खार भी अवाम होती है, उन्हीं के लिए सारे दर्द दिल लिए बैठे हैं और मसाइल हल नहीं होते, आज तक उसी तरह चल रहे हैं। लिहाजा चाहे वो स्कूल की छुट्टी हो या रास्ते हों, ये अब आदी हो चुके हुए हैं कि रेड जोन ये है और फलां जगह पे आप जा सकते हैं, फलां जगह पे नहीं जा सकते। लेकिन चूंकि बाहर के रास्ते बंद कर दिए गए हैं तो शहर में सुकून ही रहेगा। अभी तक तो है,
आगे देखें दिन में क्या होता है। जब 4 बजे का टाइम होना है तरनौल जलसे का, कि वहां पे पीटीआई सियासी कुव्वत, क्योंकि दावा तो शुरू हो गया ना दोनों तरफ से कि हमने आने नहीं देना, और वो कहते हैं हमारे तो जलसे शुरू हो गए, तो ठीक है, बस फिर यही काम है। इस सारी सिचुएशन में तो वाकई वही चीज़ है कि पकड़ का मामला जो आपने कहा कि वो हमेशा से चलता है होगा। इंतजामिया का मौक़िफ़ अपनी तरफ से सही है कि बांग्लादेश की टीम मौजूद है, सिक्योरिटी सूरत हाल है, उसके पेश नज़र जो है नहीं किया जा सकता जलसा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डटी हुई है कि वो जलसा करके ही रहेंगे। कुछ हालात बिगड़ते हुए आप देख रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि रास्ते बंद है, वो आने नहीं देंगे और ये नहीं आ पाएंगे? आज आपको पता है कि तहरीके खत्म नबूवत, उनका भी एक प्रोग्राम बना हुआ है रेड जोन में आने का, उसको अलग से बंद किया गया है। अगर 2 सियासी कुव्वतें एक दूसरे के सामने हों, तीसरे एक मेजबान टीम, मेहमान टीम आई हुई हो हमारे पास, और एक ऐसे मुल्क से आई हो जहां बहुत अरसे के बाद ऐसे हालात बने हों कि जो इंडिया के चुंगल से बाहर निकले हों, ऐसे में कोई भी शरपसंद कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है। मैं इस बात का जवाब नहीं दे रहा कि जलसा क्यों कैंसिल किया। इस बात का जवाब पाकिस्तान आर्मी के DGISPR दे चुके हुए हैं कि आप माफी मांगें, सिद्ध के दिल से मांगें, और फिर सियासत करें और हुकूमतों से बात करें और अपनी सियासत कीजिए। इस बात को बिल्कुल मैं कोई वो नहीं कह रहा कि इसमें आप ये बात ढूंढें, लेकिन आज के दिन तो वाकई ये 2 इश्यूज हैं, बांग्लादेश की टीम और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचने के लिए तहरीक खत्म नबूवत के वर्करों का आना, और फिर PTI का निकलना। तो ये वो इश्यूज हो सकते हैं कि हमारा दुश्मन इसमें काम दिखाए और जिम्मेदारी किसी के ऊपर भी डल जाए। तो हमारे लिए मसाइल बहुत होंगे। PTI ने सबसे पहला जो जलसा खुद रख के मनसूख किया था वो था मुहर्रम के अंदर, तो उसके बाद से 27वीं शब के ऊपर जो जलसा रखा था उन्होंने रमजान शरीफ में, फिर मुहर्रम, मतलब एक इत्तेफाक कह लें कि जवाज ये बन जाते हैं। लेकिन मैंने आपको सही बात बता दी है कि स्टेट के साथ जब लड़ाई है और खान साहब रोजाना की बुनियाद पे अपने मौके को बदलें, ये एक तो कि फैज़ अमीन को पकड़ा है तो मुझे कोई मसला नहीं है। इस्लामाबाद की रिवायतों का जिक्र किया ना, ये भी इस्लामाबाद की रिवायत है कि जब भी कुछ ऐसा हो रहा होता है ना कोई तो आया ही होता है, डिप्लोमेटिक शहर है, हर वक्त कोई ना कोई सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा, तो वो जमात अपनी मर्जी से ये कह देती है देखिए जी हमारे मेहमान आने वाले थे या आ रहे थे, और उसके बाद ये हो गया। लेकिन दूसरी जानिब जब वही जमात अपोजिशन में होती है तो आप अग्री करेंगे कि वो इस बात का ख्याल नहीं करती कि आज कोई मेहमान टीम है, क्रिकेट हो रही है, नहीं हो रही है, वो अपने लायामल के तहत चलती है। अब एक तो ये कि क्या जो मुतजज लोग हैं वो आके होता है ना मेन्यू के लिए कि एक उर्दू के लिए 1 दबाइए और पश्तो के लिए 2 दबाइए, तो क्या आज ये करेंगे कि खत्म नबूवत के लिए रेड जोन में दाखिल होने के लिए 1 दबाइए, यानी कि उसके लिए अलग फोर्स होगी और अलग इंतजामात हैं, और PTI के लिए अलग, एक तो में ये बता दें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम मजमूई तौर पर रवैये की बात करें तहरीक इंसाफ से, तो आपको किस हद तक ये लगता है कि ये अलार्मिंग हो सकता है? बल्कि आपकी इजाज़त से अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक शॉट है हमारे पास जिसमें जो अली अमीर गंडापुर साहब थे, CM KP, उन्होंने बड़ा धमकी आमेज लहजे में ये बात की थी कि किसी का बाप हमें रोक नहीं सकता, और बड़ा तल्ख था उनका लहजा जो इस जलसे से पहले वो करे थे। जरा वो सुनवा देता हूँ आमिर साहब, और फिर मैं इस पे जरा आपका जवाब देता हूँ। सुनाइए जी जरा वो। हमारा इस्लामाबाद में जलसा था, इस्लामाबाद मेरा भी दारुल खिलाफा है। अब किसी का बाप भी हमारी NOC कैंसिल नहीं करेगा, अब किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में वीकेंड के ऊपर हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा, जहां हमारी मर्जी है वहां पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले, चैलेंज करता हूं। जी आमिर साहब, देखिए, जब एक हुकूमती सरबराह यानी सूबे का सरबराह ये दावा करे कि वो दारुल खिलाफा हमारा भी है और रास्ता ना निकले, और रास्ता निकालने की बात फौज ने बराह रास्त बताई भी है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आप इसको इस तरह इजी ना लें, इसीलिए PTI के लिए मुश्किल है और मुश्किल होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कम नहीं हो रही। क्योंकि इमरान खान साहब ने, आपको मैं अभी बात कर रहा था तो इमरान ने सवाल कर लिया और ये शॉर्ट भी सुनवा दिया कि जो मैं कह रहा था कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी पे उन्होंने कहा था ये उनकी मर्जी, उनका बंदा, और कल खान साहब बिल्कुल उससे उलट चले गए थे। तो आप ज़हन में रखें कि हालात उतने अच्छे नहीं हैं जितने PTI बता रही है, या वो समझते हैं अभी आज अली अमीन गंडापुर ने चलना है, वो किस पे चढ़ाई करने आ रहे हैं। जब इस्लामाबाद में NOC मनसूख हो गया हुआ है, सिचुएशन खराब हो गई भी है और वो नहीं आने देंगे। अच्छा, वो आएंगे तो कहाँ जाएंगे? पहले भी 2014 में इमरान खान ने जब चौधरी निसार अली खान को ब्लैकबेरी पे लिखा था टेक माई वर्ड्स, मैं यहाँ आप पारा से आगे नहीं जाऊंगा, और जब वो पहुंच गए तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो मैं रेड जोन जाऊंगा। उस वक्त आपको याद होगा कि चौधरी निसार बिल्कुल तैयार थे रोकने के लिए,
नवाज शरीफ का मैसेज मरियम नवाज ने पब्लिक में किया था कि उन्होंने कहा है इन्हें मत रोकें क्योंकि खून खराबे का खतरा है। और उस दिन वाकई तैयारी की गई थी कि जो भी होगा, और फिर उनको रेड जोन में ला बिठाया गया था और फिर वो कहां पहुंचने की तैयारी कर रहे थे, फिर क्या गए थे। अब ये सारी चीजें खुल खिला के सामने आ गई हुई हैं लोगों को कि 30 अगस्त को क्या प्लान थे, किसकी वजीर आजम के गिरेबान से पकड़ के घसीटना था, क्या था। तो आप इतने भी सादा नहीं है कि आप कहें कि हम हमेशा पुरअमन रहे हैं और आप पुरअमन होने की गारंटी दे सकते हैं। और 9 मई तो उसका बाप था जहां पाकिस्तान की जितनी फौजी इंस्टॉलेशन थे, आपके बंदे 200 जगहों पे एकदम पहुंचते हैं और सारी मिलिट्री के ऊपर जाते हैं। तो अब ये इतना इजी नहीं है काम कि आप सिर्फ सियासत करने जा रहे हैं, लिहाजा धमकी भी दे रहे हैं और कहते हैं हम सियासत भी करेंगे। तो ठीक है, रियासत और सियासत अब दोनों आप उसमें देख लेंगे कि क्या करते हैं, हम और आप ऑब्जर्व करेंगे और बात करेंगे। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह से भी आपने जिक्र किया जनरल फैज के हवाले से, जो बानी पीटीआई ने कहा है कि उनका ओपन ट्रायल होना चाहिए, उस पर जवाब भी आया सिक्योरिटी ज़राए का। वो कहते हैं कि ये हमें बताने वाले कौन होते हैं कि उनका ट्रायल ओपन करना है नहीं। यहाँ तसल्ली रखें, अगर इनका ट्रायल होगा तो वो ज़रूर ओपन ट्रायल होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये जवाब है क्योंकि सिक्योरिटी जराए से आया और सबने चलाया भी सही उसको। तो मैं जो बात आपसे कह रहा था वो यही कह रहा था कि अब चीजें उतनी नहीं रही सहल जितनी समझी जा रही थी। और खान साहब को भी समझ आ गई है। हमारे इमरान असगर जो हैं, आज हम तीन दफा इमरान कर रहे हैं, कहीं इमरान हसन, कहीं इमरान असगर, कहीं इमरान खान। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इमरान हो रही है। तो वो कल बता रहे थे कि इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज डे बाई डे डाउन होती जा रही थी। जो इंफॉर्मेशन का सिलसिला उनके पास मौजूद था वो सारा रुक गया हुआ है। और कल उन्होंने बाकायदा तौर पे जो इंतजार पंजोथा और नई पंजोथा हैं उनके नाम दिए कि उन्हें क्यों नहीं आने दे रहे अंदर। क्योंकि एक वो सर्कल है जिसकी अभी जराए से सिर्फ खबरें आई हैं कि वो जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल और उनका सिस्टम था वो उनके साथ चल रहा था जेल के अंदर। और जब वो आते थे तो उन्हें सारी बात पता होती थी कि क्या हुआ है और क्या नहीं। और वो तबसरा करते थे मैं अखबार में पढ़ के आया हूँ, और जिस अखबार का नाम लेते थे उसमें वो खबर नहीं होती थी। ये भी बड़ा चेक किया गया। तो अब जो बाकी बात वो करते थे वो इन 2 लोगों से करते थे, उनको भी इंतजामिया ने अंदर नहीं आने दिया क्योंकि वकीलों के जो प्रोफार्मे हैं, वो वकालतनामे हैं, वो तो बेशुमार लोगों के बनवाए गए। तो कल अली जफर साहब को आने दिया गया था, जो बिल्कुल सादा बात करते हैं, सही बात करते हैं, अपनी पार्टी के साथ लॉयल हैं, लेकिन वो इस किस्म के कामों में इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि जो मेन वकील थे उस केस के 190 मिलियन पाउंड के, वो हाई कोर्ट में बिजी थे। ठीक है, खान साहब ने कल किया और बड़े नरेट किया। ये जो अभी धरना है, क्योंकि मैं असल में थोड़ी सी कंफ्यूजन है मेरे जहन में। वो कंफ्यूजन ये है कि अब से कुछ अर्सा पहले यहाँ पे मैं और आप ही इस बात पे डिस्कस कर रहे थे और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर हमारे तबसरा निगार जो हैं कि खान साहब ने खुद कहा है कि जी अब कोई आप टक्कर ना लें, कोई आप ऐसी चीज़ ना करें जिससे फौज ऑफेंड हो या एस्टेब्लिशमेंट ऑफेंड हो। और वो हमारी फौज है। और फिर उनकी अपनी स्टेटमेंट्स भी अभी रिसेंटली 1-2 आपको याद ही आई हैं जिसमें उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव एंगल इख्तियार किया, हालांकि पहले नहीं था, पहले वो उनका रवैया और लहजा मुख्तलिफ था। लेकिन अब दोबारा जब ये सूरत हाल बन रही है तो क्या खान साहब को या पीटीआई को ये लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे नजर आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से अब लोग आएँ, सॉर्ट ऑफ इन्वेड करें सारी सूरत हाल को? अब ये लास्ट उनके पास आपको ऑप्शन नजर आ रही है, इसलिए अब ये आखिरी इकदाम लेने जा रहे हैं या ये महज प्रेशर टैक्टिक है? नहीं, देखिए वो 9 मई से लेके आज तक दोनों काम करते आ रहे हैं बैक वक्त। उन्होंने जहां कहा, लेकिन कल ही उन्होंने कहा कि मुझे अरेस्ट करने का ऑर्डर नंबर 1 का था, यानी आर्मी चीफ का था। वो 2 हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ता पहले SPSLR भी थे और उनसे बात भी करनी थी और साथ धमकी भी मौजूद थी। और आज फिर उन्होंने वही काम किया जो, मतलब आज मैं कह दूं कि हम बात कर रहे हैं, ये कल की बात है। उन्होंने कहा कि मुझे पकड़ने वाला वही था और ये ऑर्डर वहीं से आए थे, किसी की जरूरत नहीं थी कि रेंजर्स ऐसे आ जाते। तो वो दोनों काम ले रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का विष्कार है, ज़ाहिर है 1 साल से ऊपर हो गया। उनके वकला ने, उनके मिलने वालों ने उनको मुख्तलिफ तारीखें दी हुई हैं, आप और हम सब जानते हैं। ज़ाहिर है एक उस बंदे के लिए मुश्किल हो जाती है कि मुझे हर दफा ये बताया जाता है कि बस अब आप रिहा हुए, अब आप रिहा हुए। फिर हाई कोर्ट का जो स्टे आया था उसने भी एक उम्मीद जगाई थी उनकी कि बस अब तो 190 मिलियन पाउंड तो गया, बस अब सिर्फ मिलिट्री वाला कस्टडी का मामला रह गया, जो कि उनको नजर भी आ रहा है, जिसमें वो बोल भी रहे हैं। लेकिन वो कल हाई कोर्ट ने इसमें इतनाई खत्म कर दिया और कल 8वीं दफा यानी गुज़श्ता रोज उनका जो आखिरी गवर्नमेंट का यानी नैब का गवाह है उस पर बहस नहीं हो सकी, वो कल होनी है। अब कल फिर रखा हुआ है वो केस और वो कहां तक जाता है, क्योंकि उसमें इसके बाद इमरान खान साहब ने एक सरप्राइज का कहा हुआ है कि मैं ऐसा गवाह दूंगा कि आप सब हैरान रह जाएंगे। तो वो सरप्राइज भी इस जगह पे मुकम्मल होने के बाद खान साहब के ऊपर आएगी कि वो कितने गवाह देते हैं और उसके बाद
उसको निमटना है केस को, तो ये चीजें इकट्ठी हो रही हैं। उसी में उनकी पार्टी भी जाहिर है, और पार्टी की लोगों को होना चाहिए अपने लीडर के साथ, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन असल इशू ये है कि आप सियासत कीजिए, सियासत के लिए रास्ता बनाइए, दीवार में टक्कर मारने से आखिरी रास्ता नहीं सवाल बनता। आखिरी सवाल ये कि बाकी सारी बातें अपनी जगह, रियासत दफ़ा 144 भी लगा रही है, लेकिन रियासत ये भी नहीं कर सकती कि खैबर पख्तूनख्वा के किसी शहरी को इस्लामाबाद आने से या पंजाब आने से रोके। कानून के मुताबिक वो पाकिस्तान के किसी कोने में मैं जाना चाहूँ, आप जाना चाहें, ये उसका राइट है। प्रोटेस्ट भी उसका राइट है एज पर द लॉ, पुरअमन एहतजाज भी उसका राइट है। लेकिन अब रियासत जब ये कर रही है, और अगर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, और का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपके ख्याल में ये इसकी वल्नरेबिलिटी कितनी है? चूँकि हम बाज़ औक़ात हमने तारीख के अंदर ऐसी गलतियां भी की हैं कि हमें लगा कि हम हालात कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो हालात कंट्रोल नहीं हुए और पाकिस्तान ने, रियासत ने बहुत बड़े बड़े नुकसानात उठा लिए। खासतौर पे 1971 की अगर मैं बात करूं, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, खाक में बदन ऐसी सूरत हाल जैसी पैदा हुई। तो रियासत की भी एक बहरहाल जिम्मेदारी है कि सिचुएशन खराब भी ना हो और कूल डाउन भी रहे। और जाहिर बात है दूसरी जानिब लोग ऐसे मौजूद हैं जो इसको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, इसको उस नहज पे ले जाने की कोशिश करेंगे जिससे उनके पॉलिटिकल मफादात महफूज रहें। तो रियासत की क्या जिम्मेदारी है और पोस्ट टुडे और येस्टरडे क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? लास्ट सवाल। देखें, पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और खान साहब की गुफ्तगू ने 1971 को पहले भी याद कराया, और वो लेके चले, लेकिन अचानक बांग्लादेश में एक नया काम हुआ तो वो उसके साथ मिल गए। उनके उस दिन के बयान और फिर बांग्लादेश की सिचुएशन के बाद उनके बयान, आप कह रहे हैं खुदा ना खास्ता पूरी कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर वही हालात हो, बिल्कुल कोई आपको शक होना नहीं चाहिए। और अगर हम बहसियत रियासत करें या पाकिस्तान के अंदर, हमने नई गलतियां की कब है? हमने हमेशा वही काम किया है जो शुरू से करते आ रहे हैं और नहीं हटते हम। लिहाजा कोई भी ऐसा सिचुएशन से बचने के लिए यही हो सकता है कि सब फ्रीक एक एक कदम पीछे हटें, सिद्ध दिल से पाकिस्तान के लिए बात करें। उसमें तमाम सियासी जमातें, तमाम हुकूमतें और रियासत के इदारे, चाहे वो फौज हो, वो अदलिया हो, सबको सोचना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान को समझ आ गई कि मुझे दूसरा अतायुल कादरी बनाने की कोशिश हो रही है, और वो पीछे हट गए कि मैं जो हमारे मुश्तरका नुकात हैं उस पर जिद्दोजहद के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके अलायंस में नहीं आऊं। ठीक है, ठीक है। ये समझ खुद ही आ गई मौलाना को या किसी ने उनको समझाया आके? This is important. ये शायद आपके जहन में सवाल हो, जब उनको मेहमान के तौर पे बुलाएं सुबह सुबह किसी दिन नाश्ते पे, अच्छा सा इंतजाम करें और पूछें उन्हें कि जी आपको कुछ समझा सकता है। हमें आप बहुत सारी बातों की सीधे जवाब नहीं देते, मौलाना तो ज्यादा तजर्बेकार है सियासत का। नहीं, मौलाना ने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। जी ऐसी है। वो अपने बचपन से सियासत करते आ रहे हैं, तो उनको पता है कि मुझे इस्तेमाल होना है या इस्तेमाल करना है। ठीक है आमिर साहब, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद। मेरे इलियास राना, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से, और सीनियर साफी अपनी राय का इजहार करते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर जो कुछ खास अच्छी नहीं है। आई विश कि हम इस विशियस सर्कल से निकलते, मुल्क तरक्की की जानिब जाता, और नहीं अब तो हमने उम्मीद लगाना ही छोड़ दी। लेकिन अल्लाह करे कि हमारे भी हालात बेहतर, और हम भी कहें कि भाई सियासत में हमारे पास इस तरह की कोई नेगेटिव खबरें नहीं है। हाँ, मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है और हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं, ये खबरें हम आप तक पहुँचाएं। खैर, एक्सप्रेसों में ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, कुछ ही देर में वापस आएंगे। इमरान, पता है जी बिल्कुल जी, हमारे तो अक्सर ही देखा आजकल वैसे हर शौक तो मूल होता है। हाँ, वैसे ये भी है, पूरे नहीं होते। हाँ, देखा होगा कि लोग मुख्तलिफ नौइयत के हैरान कुन शौक रखते हैं, और हम आज आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो भी एक दिलचस्प, बल्कि यूं कह लें कि एक पुरतजस्सुस शौक रखते हैं, और वो है चांद और सितारों को करीब से देखना। जी हाँ, पाकिस्तान में फल्कियात का शौक रखने वाले रावलपिंडी के एक नौजवान हैं यासिर अली, जिन्होंने अपने शौक की तकमील के न सिर्फ टेलीस्कोप और दीगर आलात को बाहर से मंगवाया, बल्कि इस मशगले को अगली नस्ल तक मुंतकिल करने की गर्ज से बच्चों को भी मुफ्त आगाही फराहम करते हैं। और उन्होंने रावलपिंडी में एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी भी बना रखी है, जिसमें वो नौजवानों बिलखुसूस बच्चों को इल्म फल्कियात की तरफ रागिब करने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों में इवेंट्स वगैरह भी करवाते रहते हैं। बिल्कुल, और मजीद उन्हें इस हवाले से बताते भी रहते हैं। यासिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं ये जो एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी है, ये बनाने का ख्याल उनको क्यों आया और इससे क्या हेल्प कर रहे हैं वो, और उनको खुद बीइंग पर्सन इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, ये भी इस पर भी बात करते हैं। यासिर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल खैरियत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। प्लेयर सर, सबसे पहले तो बताइए, आपको तो सही ब्लू नजर आया होगा ना, सुपर ब्लू मून 3 दिन पहले, और आपने तो छत पे डेरे डाले होंगे अपने, वाकई ब्लू था? हमें तो नॉर्मल लग रहा था यासिर।
जी बिल्कुल। हाँ, जब ये सुपर ब्लू मून था तो तब तो हम छत पे ही थे, लेकिन इसके अलावा भी तकरीबन रोज रात को छत पे ही टाइम गुजरता है, अरे वाह। क्योंकि फल्कियात का जो शौक है वो आम लोगों के लिए सुपर ब्लू मून एक बहुत बड़ा इवेंट है, यकीनन है भी। लेकिन हमारे लिए रोज ही एक इवेंट है, रोज ही कायनात अपने नए नए राजों से पर्दे उठा रही होती है, नए नए नज़ारे पेश कर रही होती है। तो ये वो नज़ारे हैं जिनको हम कभी भी मिस नहीं करना चाहते, और कोशिश करते हैं कि रोजाना कुछ वक्त जरूर दिया जाए जिसमें हम आसमान को देखें और इन सितारों को देखें। यासिर, और हमें तो सब कुछ एक जैसा दिखता है इंसानी आँख की अगर हम बात करें। ऐसा क्या है आपको जो बड़ा फैसिनेट करता है इस यूनिवर्स के अंदर, दैट यू नो आपने अपनी जो चीज़ें हैं वो भी इंपोर्ट की हैं बाहर से, कुछ ऐसी चीज़ें आप टेलीस्कोप्स वगैरह लेकर आए हैं। सो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें ना, हमें भी, ताकि कोई थोड़ा शौक पैदा हो। ऐसा क्या है दैट इंस्पायर्स यू, दैट फैसिनेट्स यू? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जब आप बुनियादी तौर पे कायनात के स्ट्रक्चर को समझने के लिए थोड़ी सी तालीम हासिल करते हैं, थोड़ा सा इल्म आपके अंदर आता है, थोड़ा सा जब आता है तो आप बड़े हैरान होते हैं और आप कहते हैं कि ये तो बड़ी कोई अलग सी एक दुनिया है। देखिए, मिसाल के तौर पे जब हम बचपन में पढ़ा करते थे कि सूरज हमारा एक करीब है जिसके गिर्द जमीन घूम रही है, जमीन है, बाकी सैयाराकान घूम रहे हैं, तो हमें लगता था कि सूरज बहुत बड़ी चीज है कायनात में और शायद इससे बड़ी कोई और चीज नहीं होगी। लेकिन सूरज का भी मकाम बहुत ही दरमियाने लेवल के सितारों में शुमार होता है। हमारी सिर्फ अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में इससे 10 अरब गुना बड़े सितारे भी मौजूद हैं। तो जब हम बात करते हैं इतनी ह्यूजनेस की और इतने बड़े पैमाने की, तो फिर तजस्सुस बढ़ता ही जाता है। और फिर बाकी दीगर गैलेक्सीज की जब हम बात करते हैं और इस कायनात की वसअतों की बात करते हैं, तो फिर बहुत आगे बढ़ने का, आगे मजीद इल्म हासिल करने का और उसको देखने का यकीन है। जो किताबों में हम पढ़े हैं कि सैटर्न के गिर्द रिंग्स होते हैं, हमने किताबों में वो तस्वीरें देखी। जब आप टेलीस्कोप से आंख लगाकर उसके रिंग्स को अपनी आंखों से देखते हैं तो वो एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा डिफरेंट होता है, वो शायद अल्फाज में बयान भी नहीं किया जा सकता। अच्छा यासिर, ये बताएं कि आपने ये इसी शौक को, जैसे भी इमरान ने कहा, कि पूरा करने के लिए टेलीस्कोप्स भी जो हैं वो इंपोर्ट की हुई हैं, और दीगर कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो आपने मंगवाए हैं और कितना खर्चा कर चुके हैं अभी तक अपने इस शौक पे आप? जी, ये यकीनन एक महंगा शौक है और इसके लिए जो टेलीस्कोप्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पहले नहीं बना करती थी, अब कुछ लोगों ने काम शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साइड पे भी लोगों का ज़रा रुझान बनना शुरू हो गया है। तो मुझे ये बाहर से ही मंगवानी पड़ी, कुछ यहाँ पे मैंने यूज्ड में खरीद ली थी। तो ओवरऑल इसके ऊपर काफ़ी लाखों में ही खर्चा हो चुका है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल ये एक महंगा शौक है और इसको पूरा करना इतना आसान नहीं है। तो हम एज अ ग्रुप काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे आपने जिक्र किया रावलपिंडी एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी का, और इसी तरह से इस फल्कियात के इल्म को लोगों तक आम जबान में, आम फहम अंदाज में पहुंचाने के लिए हमने इंटरनेट का काफ़ी सारा सहारा लिया है। मैंने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया, वहाँ से लोगों को आम अंदाज में जो फल्कियात से मुतालिक बेसिक नॉलेज है उसको फराहम करने की कोशिश करते हैं। इससे ज़्यादा बड़े पैमाने पे हम सोशल मीडिया पे स्पेस साइंसेस ग्रुप है, हमारी टीम है, सर बाकिर हुसैन साहब यहाँ पे कोयटा से, साहिवाल से, कराची से हमारी मैम्स हैं, ये हमारी पूरी टीम अपने शहरों में काम। नहीं, आई एब्सोल्युटली अप्रिशिएट, ये इसकी तो इतनी ज़रूरत है। और आपने एक छोटी सी बात की, हमें तो कुछ थोड़ा बहुत अपनी डिस्कशंस के अंदर जब हमने ये कायनात के बारे में थोड़ी सी बातचीत करना शुरू की, तो इतनी ज़्यादा दिलचस्पी कम से कम मैं अपनी ज़ात तक बताऊं पैदा हुई कि ये क्या कमाल दुनिया है, ये आई मीन क्या कमाल चीज़ है, दुनिया तो नहीं कह सकते, क्या कमाल चीज़ है इसको कहा जाए। आपकी क्या फाइंडिंग्स है, आपका मुशाहिदा क्या है अब तक, जितनी भी आपने जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है इस यूनिवर्स को लेकर, और तलाश क्या है आपकी यासिर? देखिए, तलाश के लेवल की तो इक्विपमेंट नहीं है कि हमको नई चीज तलाश कर सकें। ऑलरेडी जो मौजूद हैं उनको देखने का बहुत तजस्सुस है और काफी हद तक देखने में कामयाब हुए भी हैं, जो कि हमारे इस लेवल के इक्विपमेंट से नजर आ सकती हैं। ये एक दरमियाने लेवल का इक्विपमेंट है, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी भी नहीं है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं है। तो इनिशियली एज अ बिगिनर आप समझ सकते हैं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर जितना इसमें डालते जाएं उतना। तो यासिर, कोई ऐसा एक्सपीरियंस व्हाइल ऑब्जर्विंग द यूनिवर्स, अपने इसी इक्विपमेंट के जरिए कोई ऐसा एक्सपीरियंस कोई ऐसी चीज दैट यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड जिसने आपको हैरान कर दिया हो, जो आप हम तक पहुंचाना चाहें, हमें बताना चाहें?
जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप जब नेबुलास को देखते हैं और जब आप एक दूर दराज की एक गैलेक्सी को देखते हैं, जैसे कि हैरान कर देने वाली बात इसमें असल में ये है कि आप बुनियादी तौर पर जब स्पेस में देख रहे होते हैं तो आप माजी देख रहे होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम कभी भी हाल नहीं देख सकते। एक गैलेक्सी है हमारे करीबी जो पड़ोसी गैलेक्सी जिसको कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी नाम है। उस गैलेक्सी को आप जब आम आंख से देखते हैं तो आपको एक सितारे की मानद नजर आती है, और जब आप उसको टेलीस्कोप से देखते हैं तो इसके इर्द गिर्द हल्के से बादल से नजर आते हैं। और ये गैलेक्सी हमारे से दुगना बड़ी है और हमसे 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। तो इट मींस कि जब आप उसको देख रहे हैं तो आप 25 लाख लाइट ईयर्स पुरानी तस्वीर देख रहे हैं, यानी कि वो रोशनी वहां से 25 लाख साल पहले चली थी, आपकी आंखों में आज आके टकरा रही है। तो बड़ा बहुत बहुत पुरानी तस्वीर देख रहे हैं, बहुत माजी देख रहे हैं उसको। सही है। और ये बड़े फैसिनेट मुझे ले गए आप 25 लाख साल पहले की। अच्छा यासिर, आप बच्चों को बेसिकली अगर ये हम कहें कि चांद की सैर कराते हैं तो गलत नहीं होगा, लाइक जब उनका एक्सपीरियंस होता है, जब मैंने अभी देख रही हूँ साथ साथ जो विजुअल्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, जब छोटे बच्चे पहली बार टेलीस्कोप से चांद को या गैलेक्सीज को देखते हैं, उनके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, उनका तजस्सुस जो है वो कितना बढ़ जाता है फिर एक दफा देखने के बाद। और वो बुढ़िया नजर आई आपको जो चरखा काट रही है चांद पे, वो जरा बताइएगा। ये तो हमारा कौमी सवाल है। जी बिल्कुल, वो बुढ़िया टाइम डायलेशन की वजह से वहां पे बूढ़ी थी, यहाँ पे आके यंग हो गई है, और वो मेरी मिसेज है, हमारे 2 बच्चे भी हैं। नहीं, वो उसमें चरखा फिर आप काट रहे हैं फिलहाल। अब वो सुपरवाइज करती। अच्छा, ये चांद वाला तजर्बा हमें बताइए। सबसे नजदीक हमारे चांद ही है, और चांद ही पहली चीज है जो जहन में आता है हम जब भी कायनात की बात करते हैं। इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, जब हम स्पेस में देखना शुरू करते हैं तो चांद हमारी पहली मोहब्बत होती है। जी, चांद से लगाव इतना है कि आज भी हर फेज का वो चांद हमें खूबसूरत लगता है, हर रोज उसकी तस्वीरें बनाते हैं। हालांकि देखने वाले कहते हैं कि ये वैसा ही है, लेकिन हमारी आंख से जरा उसको मुख्तलिफ देखा जा सकता है, हमें तो नया नया नजर आता है। तो बच्चे जब ये देखते हैं चांद को टेलीस्कोप की आईपीस के साथ आंख लगाकर अपनी आंखों से जो उसके क्रैटर्स देखते हैं, उसके ऊपर जो माउंटेन्स हैं उनको देखते हैं, और उसकी जो डिटेल्स जब उसको नजर आती हैं, तो वो बच्चों की जो एक्साइटमेंट है वो बड़ी डिफरेंट होती है। वो कुछ बच्चे तो हैरत से बिल्कुल आंखें खोल के रख देते हैं, कुछ बच्चों की मुख्तलिफ आवाजें निकलती हैं। अच्छा। तो वो बड़े खुशी के जज्बात होते हैं, जो कि असल में हमारी कमाई होती है उस दिन की, पूरे दिन की थकान उतार। यानी आप बहुत बड़ी सर्विस दे रहे हैं, बिकॉज ये वो लोग समझ सकते हैं जो कि ये जानते हैं कि इसका कितना ताल्लुक है आपकी रोज़मर्रा मामूलात से, आपकी जो कैपेसिटी है सीखने की, जो लर्निंग एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, इन दी एंड इससे कितना फ़र्क पड़ता है? एस्ट्रोनॉमी को देखना, पढ़ना, यूनिवर्स को समझना हमारे बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है? ये नॉलेज कितना हेल्प कर सकता है उनको दीगर उलूम सीखने में? थोड़ा सा इस पर हमें रोशनी डालिए, इस पर बताइए हमें। देखिए जी, साइंस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी अहम शय एस्ट्रोनॉमी की है। एस्ट्रोनॉमी ना होती तो शायद आज कम्युनिकेशन के जो जराए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या फोन हम यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, ये कुछ भी ना होता अगर हमारे पास एस्ट्रोनॉमी की जो ब्रांच है वो ना होती। क्योंकि इसी के जरिए तरक्की की गई, कम्युनिकेशन के नए नए जराए दरियाफ्त किए गए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो फिजा में घूम रही हैं, ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमी की ही मरहून मिन्नत है, क्योंकि स्पेस में जाना था और इस सारे प्रोग्राम का हिस्सा ये बना। चलें, राइट, यासिर, ने बहुत तरक्की की है एस्ट्रोनॉमी की बुनियाद। हमारा वक्त इस सेगमेंट का खत्म हो गया। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट वी हैव समथिंग डिफरेंट, कोई डिफरेंट भी हमें देखने को मिला, और हमने जाहिर बात है फ़ौरन अपने नाज़रीन को दिखाया। ऑल द बेस्ट फॉर योर सोसाइटी। आपके जितने साथी हैं उनके लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। आप बच्चों को बहुत राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और सब बच्चों के अंदर ये शौक बहुत ज़रूरी है। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। हम जाएंगे ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना, कुछ देर में वापस आएंगे। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे, आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। ये जुमला, ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा, ये दुआ आपको याद होगी। मरहूम अशफाक अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका ये जुमला था जब वो अपना प्रोग्राम ख़त्म करते थे। उर्दू अदब हो, पंजाबी हो, नामवर अदीब थे, अफसाना निगार, ड्रामा निगार, दानिश्वर और मुमताज़ ब्रॉडकास्टर, जो उनकी शख्सियत का पहलू मेरे लिए बड़ा अपीलिंग है। अशफाक अहमद साहब आज उनके मद्दा उनकी सालगिरह मना रहे हैं। आज 22 अगस्त है। 1925 को वो पैदा हुए। अशफाक अहमद साहब ने कई अपनी किताबें लिखी, कई तसानीफ़ मुरतब की। पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर तशरीफ़ लाए और रेडियो से मुंसलिक हुए, और उसके बाद दरस व तदरीस से भी वाबस्ता रहे। इसके बाद वो रोम रहे बहुत अरसे तक, जहाँ उन्होंने उर्दू न्यूज़ कास्टर की हैसियत से रेडियो रोम में मुलाजमत इख्तियार की। 1965 में रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर एक हफ्तावार फ़ीचर प्रोग्राम तलकीन शाह किया करते थे, और ये अपनी
मखसूस तर्ज मिज़ाज की वजह से और ज़ुबानी किस्म की गुफ्तगू की वजह से बहुत ही मकबूल रहा और 41 साल तक लोग इस प्रोग्राम को देखते सुनते रहे और सराहते रहे। अशफाक अहमद साहब उन नामवर अदीबों में शामिल हैं जो क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद अदबी उफ़क़ पर नुमायाँ हुए और 1953 में उनका जो अफसाना गडरिया था वो उनकी अजीम शोहरत का बाइस बना। और 1967 में मरकज़ी उर्दू बोर्ड के डायरेक्टर भी मुकर्रर हुए जो बाद में उर्दू साइंस बोर्ड में तब्दील हो गया। सदर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में अशफाक अहमद वफाकी वज़ारत तालीम के मुशीर भी मुकर्रर किए गए। आप उस वक्त के 2 बड़े रसालों दास्तान गो और दलील निहार के मुदीर भी रहे। आपके अफसानों में एक मोहब्बत, 100 अफसाने, उजले फूल, सफ़र मीना, फुलकारी और सुबहान शामिल हैं। आपके लिखे ड्रामों ने देखने वालों को वर्ता हैरत में डाले रखा। आपके मशहूर ड्रामों में एक मोहब्बत, 100 ड्रामे और तोता कहानी शामिल हैं। आपका लिखा एक ड्रामा कुर्रतुलैन शाहकार की हैसियत रखता है और सरकारी टीवी पर उनकी 2 पंजाबी सीरियल्स टाली थल्ले और उच्चे बुर्ज लाहौर दे बहुत ही मकबूल हुए। बिल्कुल, दीगर तसानीफ एक ही भूल, तिलिस्म होशरुबा, सफ़र मीना, खेल तमाशा, सफ़र दर सफ़र, इसके अलावा बाबा साहिबा आपको याद होगा, एक मोहब्बत, 100 अफसाने, बंद गली, मन चले का सौदा और क्या क्या कमाल चीज़ें। और फिर जाविया प्रोग्राम जिसने मुझ समेत बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, बहुत सारे लोगों ने उससे सीखा, सूफ़ीज़म की तरफ आए, सदाती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी उनको दिया गया, सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ के एजाज़ात से नवाजा गया। 7 सितंबर 2004 को दुनिया से कूच कर गए और मॉडल टाउन लाहौर में आसूदा खाक हैं। आप जब भी जाना चाहें ज़रूर उनकी खबर पर जाएँ, दुआ करें और उनको अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें। इसी नोट के ऊपर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एक बार फिर से खुशामदीद। बात कुछ मौसम की कर लेते हैं। मानसून बारिशों के बाद की जो सूरत हाल है, सैलाब और नदी नालों में बहुत सारे इलाके जो है वो बदल चुके हैं। तुग़यानी के बाद जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में तबाही के मनाजिर हैं। PDMA के मुताबिक बारिशों से 2.5 माह के दौरान 29 अफराद जाँ बहक हुए हैं और जाँ बहक होने वालों में 15 मर्द, 13 बच्चे और 1 खातून भी शामिल है। बारिशों के बाइस मुख्तलिफ हादसात में भी बहुत सारे अफराद जख्मी हुए, तकरीबन 37 अफराद जख्मी हुए और 150 मवेशी हलाक, जबकि 412 एकड़ ज़राई ज़मीन की जो फसलें हैं वो तबाह होकर रह गई। और महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 अगस्त से मानसून का एक और हैवी सिस्टम जो है सिंध पर असरअंदाज हो सकता है, जिसके ज़ेर असर कराची में 27 अगस्त को बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। हमारे साथ नुमान अफजल हैं, आफ्ताब खान है। नुमान इज फ्रॉम कोयटा एंड आफ्ताब साहब हमें कराची से ज्वाइन करें। दोनों नुमाइंदगान का एडवांस शुक्रिया और उनसे ज़रा तफसीलात ले लेते हैं मौसम की सूरत हाल की भी और ये कुछ, क्योंकि जो फिगर्स हमारे पास हैं ये ज़ाहिर बात है, ये बहुत सारे ऐसे फिगर्स सामने नहीं आते हैं, ऐसे नुकसानात भी होते हैं, तो एक जो फिल वक्त मालूमात हम तक पहुँची है। सो स्टार्टिंग विद यू, चूँकि चले नुमान आप कोयटा में, ज़रा हमें बताइए वहाँ भी बड़ा हैवी स्पेल मुख्तलिफ जगहों पर बलूचिस्तान में सुनने को मिला। इस वक्त क्या सूरत हाल है? एक तो ये कि क्या कोई फोरकास्ट मौजूद है और अगर है तो जो PDMA है उसकी क्या प्रिपरेशंस हैं और जो मुतासरीन अब तक हैं उनके हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं, कुछ तफसीलन हमें बताइए। जी इमरान, ऐसा है कि रवा साल जो मानसून की बारिशों ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जो है तबाही मचा दी है। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 7 जून से अब तक गुज़िश्ता 2.5 माह के दौरान जो है 29 अफराद जो है मुख्तलिफ वाक़यात में जाँ बहक हुए, जबकि 37 अफराद जो जख्मी हुए, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल है, जिसमें जो है 235 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह, 602 मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। 7 पुलों समेत जो है 52 राब्ता सड़कें हैं वो जो है इससे मुतासर हुई हैं। 150 से ज़ायद मवेशी वो हलाक हुए हैं। इसके साथ साथ अगर बात चलूँ आपको मैं 412 एकड़ फसलें जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हुई, जिससे करोड़ों रुपए का किसानों को नुकसान पहुंचा है। अगर मैं डैमों की बात कर चलूँ, हैप डैम जिसकी औसतन सतह जो है 240 फुट की है, जिसमें जो है बारिशों के बाद जो है मानसून की बारिशों के बाद उसकी जो सतह है 236 फुट तक पहुँच चुकी है, जिसमें 4 फुट की गुंजाइश बाकी। तुरबत डैम की अगर बात की जाए तो वहाँ पर उसकी सतह जो है 244 फुट है, 218 फुट तक वो डैम इस टाइम जो है भर चुका है। जोब डैम की अगर बात की जाए वो जो है इसकी औसतन सतह जो है 94 फुट है और उस तक जो है 64% वो बढ़ चुका है। रवा साल होने वाली जो बारिशें हैं उसने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तबाही मचा दी है, जिसमें किला अब्दुल्ला, लोलाई, मुसखेल, बारखान, गवादर, पिशीन, सिब्बी, मच, जाफराबाद, सोबतपुर, जितने भी इलाके अजला हैं वहाँ पर होने वाली बारिशों ने जो तबाही मचा दी है, जिसके बाद तो जो है FC समेत दिल्ली इंतजामिया PDMA ने भी जो है इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। आज जो है जितनी भी अजला हैं वहाँ पर जो बारिशों का सिलसिला इस
वक्त थम चुका है। गुज़श्ता रात तक जो हमारे साथ इतलात मौसूल हुई, जिसमें सोबतपुर, मुस्तकिल, लुल्लाई के इलाकों में जो है बारिश हुई थी, ताहाल आज सुबह जो है किसी इलाकों में बारिश नहीं हुई। अगर मैं राब्ता सड़कों की बात कर चलूँ, राब्ता सड़कें जो अब तक जो है वो बहाल नहीं हो सकी। कौमी तक जो है रास्ता बंद है, छोटी गाड़ियों को आने जाने का रास्ता दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है अंदरूनी सूबे बलूचिस्तान की जो बहुत सारी जो राब्ता सड़कें हैं वो भी बह चुकी हैं और ये कुछ सिग्नल्स भी हमारे मुतासिर हो गए इस वजह से। मुतासिर हुए हैं। दोबारा कनेक्ट हुए, लेकिन चले आप सवाल कर लें, फिर हम वापस आ जाते हैं। नोमान, वापस आते हैं आपकी तरफ। हम जरा कराची की सूरत हाल और स्पेशली इंटीरियर सिंध की सूरत हाल जान लेते हैं। आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद है। आफ्ताब, बताइएगा यहाँ की क्या सिचुएशन है? बताया यही जा रहा है कि 26 अगस्त से एक हैवी स्पेल जो है वो सिंध पर असरअंदाज होगा। हमने ऑब्जर्व किया कराची में कल भी कुछ गर्मी थी और अभी भी हम देख सकते हैं कि धूप है वहाँ पर। तो क्या सिचुएशन चल रही है, खासतौर पर इंटीरियर सिंध की क्या सूरत हाल है? जी देखिए, कराची में जो है वो मौसम की अगर बात करें तो मिला जुला मौसम है। कभी बादल आ रहे हैं और कभी धूप। इस वक्त धूप हम देख सकते हैं कि धूप निकली हुई है। शहर के कुछ इलाके जहाँ मतलब जो है जुज़वी एवर आलूद, इसमें बशमूल में मज़ाफ़ाती इलाकों की बात करूँगा। इसके साथ साथ समुद्री हवाएं जो है आज मामूल से कदरे तेज़ चल रही है और जिसकी रफ्तार जो है इस वक्त वो 40 किलोमीटर फी घंटा है और ये 50 किलोमीटर फी घंटे तक तजावुज़ कर सकती है। इसके साथ साथ दही सिंध के हवाले से जो महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है, तो ये जो पिछले सिस्टम की जो कि कराची में 70 मिलीमीटर बारिशों का सबब बना, उसके असरात के नतीजे में सिंध के कुछ अजला में जो है आज कई फुहार और हल्की बारिश मुतवक्के हैं। जबकि कराची में जो है वो हिद्दत की पेशगोई की गई और जिसमें मरतूब मौसम और इसके अलावा जो है दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री तक रिकॉर्ड होने की जो है पेशगोई की गई। और इसके साथ साथ एक नया जो मानसून हवाओं का सिलसिला है वो 26 अगस्त से सिंध पर असरअंदाज होगा और जिसके नतीजे में कराची में 27 और 28 अगस्त को जो गरज चमक के साथ जो है वो बारिशों की पेशगोई की गई। लेकिन ये जिसको हतमी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इससे कबल वाला जो सिस्टम था जो कि कराची में बारिशों का सबब बना, वो अचानक से उसका झुकाव बलूचिस्तान की तरफ हुआ। आफ्ताब भाई, हम हमेशा से एक सवाल आपसे करते हैं मुख्तलिफ नालों की सफाई के हवाले से, जो कि कराची का सारा ड्रेनेज सिस्टम उस पर डिपेंडेंट है। कोई एक्टिविटी आप देख रहे हैं ऐसी? अब तक हुकूमत की क्या कारकर्दगी है? क्या अब तक हुकूमत इस मामले को सीरियस उतना नहीं ले रही है या लिया है? कुछ आपने देखा है? हमें ज़रा इस हवाले से आगाह करें। देखिए, मैं इसमें साबका बरसों की तरह अभी भी मैं ये कहूँगा कि कुछ चंद मकामात के ऊपर जो है वो भी शायद नाले को जो है वो चौड़ा करने के लिए कोई किसी किस्म की उनकी जानिब से कार्रवाई की जा रही थी। इसके अलावा जो बड़े नाले या छोटे नाले हैं, मुझे इस किस्म के मनाजिर कोई नहीं दिखाई दिए। लेकिन होता ये कि सिस्टम आता है और उसके बाद वो कराची के लिए कमज़ोर पड़ जाता है। जब वो मुश्किल पड़ती है तो तब इनको याद आती है। बस क्विकली मैं ज़रा 30 सेकंड के लिए, नोमान, जिन लोगों का नुकसान हुआ है अब तक, कोई कंपनसेशन हुकूमत ने कोई प्लान दिया है उनके लिए, कोई रिलीफ दिया है? ज़रा क्विकली हमें बता दें 20 सेकंड में। हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि जो गुज़श्ता दिनों से मौसम की बारिशें जारी, इस हवाले से हुकूमत की जानिब से इकदाम तो किए कि PDMA और ज़िली इंतज़ामिया जो है वो जितनी भी अजला मुतासिर हुए वहाँ पर कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। PDMA की जानिब से अदशुमार शेयर किया गया। उसके मुताबिक जो है ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, जितने भी अजला है वहाँ पर जो है इमदादी सामान भी पहुँचाया गया। रिलीफ का काम भी शुरू हो चुका है। इसके हवाले से जो है PDMA का कहना है कि जितनी भी इलाके इसमें मुतासिर हुए हैं वहाँ पर हुकूमती जितनी भी इदारे इंतज़ामिया है वहाँ पर मौजूद है और रिलीफ का काम जारी है। अच्छा, रिलीफ का काम जारी है। कंपनसेशन के हवाले से फिलहाल कोई बात नहीं है। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, हुकूमतों का फ़र्ज़ बनता है कि उनके खास तौर पे जिन लोगों के मवेशी या घर गिर गए हो, कहाँ से बनाएंगे बेचारे दोबारा? ये मवेशी मर गए हैं तो क्या करेंगे? उनको ज़रूर कंपनसेट करे और ये माली मुआवनत होनी चाहिए इन लोगों की, हुकूमत की जिम्मेदारी है। नोमान एंड आफ्ताब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। कराची एंड क्वेटा से बिलतरतीब हम बात कर रहे थे। उम्मीद है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है। अल्लाह करे खैर की बारिशें हों, हम आपको आगाह रखेंगे। बहरहाल डोंट वरी, बताते रहेंगे आपको। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, कुछ ही देर में वापस आते हैं। और अब सेगमेंट सफ़र शर्त, जिसमें वक़ार अहमद मलिक आज फिर मखड में हमें एक लाइब्रेरी के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पे कीमती किताबें हैं और हज़ारों की तादाद में। देखिए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वक़ार अहमद और इस वक्त एक दरगाह पे हूँ, मखड शरीफ में हूँ। और मखड शरीफ में मेरे
पस मंज़र में आपको एक लाइब्रेरी नज़र आ रही होगी जिसका नाम है कुतुब खाना हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मखर्डी। ये कुतुब खाना जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें बहुत ही नादिर नुस्खे मौजूद हैं, कदीम मखतूते हैं, कलमी नुस्खे हैं। तो जब मुहक्किकीन ने इस लाइब्रेरी को देखा तो मालूम हुआ कि इसके जो डांडे हैं, इसकी जो रवाबित हैं, जो कंटेंट के रवाबित हैं, वो समरकंद और बुखारा और उनसे मिलते हैं। इस पर मज़ीद रिसर्च होने की ज़रूरत है। बहुत सारे मुहक्किकीन को उस पर यकीनन काम करना चाहिए। और ये लाइब्रेरी के दरवाजे भी खुले हैं और वो कदीम जो नुस्खे हैं वो भी मौजूद हैं। उनको डिजिटलाइज भी किया जा रहा है, लेकिन ये ज़ाती काविशें हैं जो भी किया जा रहा है। इसको लाइब्रेरी को महफूज किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मखड में बाकी आसार जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह इस लाइब्रेरी में बहुत सारे ऐसे कीमती नुस्खे थे जो कि ज़ाया हुए। अब जो है ये इंटैक्ट है और कहा जाता है कि इसमें 1200 के करीब कदीम कलमी नुस्खे मौजूद हैं। ये कितना बड़ा असासा है और रिसर्च के लिए कितना बड़ा एक दरवाज़ा है। तो इस हवाले से ये लाइब्रेरी जो है मखड की बहुत ही अहम है। मखड शरीफ जो है वैसे ही बड़ी कमाल है अपनी हिस्ट्री और अपने कल्चर और अपनी तारीख़ के हवाले से, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया और मैं मखड शरीफ में आया वो एक्चुअली यही लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी के कुछ लोग जो हैं उनसे मुतल्लिक़ बात करेंगे, कौन जो लोग महफूज कर रहे हैं उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि इसमें जो कीमती तरीन और कदीम तरीन नुस्खे जो हैं वो कौन से हैं। इस लाइब्रेरी की जो तारीख़ है वो 500 साल कदीम जो है मिलती है और इसमें जो मखतूतात का सेक्शन है वो हमारे पास तकरीबन 1200 से ज़ायद कुतुब जो है वो मौजूद हैं और इसमें फ़ारसी, अरबी ज़्यादातर इन ज़बानों में किताबें हैं और मौज़ूआत के लिहाज से तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, मंतिक, इसी तरह जो दीगर इस्लामी उलूम में पढ़ाए जाते थे, सर्फ़ व नहव, फ़ारसी नज़्म पर और शुरुआत पर बहुत ज़्यादा कुतुब हैं। तो ये चूँकि उस वक्त आज से 5 सदियाँ कबल यहाँ पर इस्लामी इदारा मौजूद था और ख़ुद इस इदारे के अंदर जो तलबा थे उनको भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत दिए जाते थे लिखने के लिए। तो चूँकि अभी मशीन का दौर यहाँ पर नहीं पहुँचा था, इसलिए वो हाथ से ही मौज़ूआत पर कुतुब लिखा करते थे। तो वो भी हमारे पास यानी ख़ज़ाना महफूज है। फिर चूँकि जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे मौलाना मोहम्मद अली मुखर्डी रहमतुल्लाह अलैह या बाद में हज़रत मौलाना ज़ैनुद्दीन या मौलाना ग़ुलाम मुहीउद्दीन, तो ये फ़ोटोस्टेट के आने से पहले तक का जो दौर है उसमें बाहर से जितने भी दोस्त अहबाब उनके आते थे या अक़ीदतमंद ज़ाहिरीन, तो सबसे बड़ा तोहफ़ा जो उन्हें पसंद था वो किताब थी। तो समरकंद व बुखारा से और लखनऊ, कलकत्ता और इन इलाक़ों से चाहे मतबूआ सूरत में या मखतूतात की सूरत में वो अपने साथ तहाइफ़ में किताबें ही लाया करते थे। तो चूँकि मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से और तारीख़ के साथ अपना शग़फ़ रखने की वजह से इसके सारे अनासिर पर सोचता रहता हूँ कि इस दूर दराज़ इलाके में जहाँ आज भी सफ़री सहूलियात बहुत कम हैं और बड़ी मुश्किलों से यहाँ पहुँचा जाता है, सी पैक ने तो आसानियाँ की, लेकिन उससे पहले तक का दौर मैं सामने रखते हुए ये बात कह रहा हूँ। तो इतनी बड़ी कलेक्शन कैसे जमा हो गई? तो एक तो ये वजह थी, दूसरा यहाँ का जो स्टूडेंट था वो ख़ुद भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे लिख रहा था और एक विज़न था कि यहाँ से तलबा को देवबंद भी भेजा जाता था और मुख्तलिफ़ यानी मकातिब फ़िक्र के मदारिस में। तो जब वो स्टूडेंट वापस आते थे वहाँ पर अपना दौरानिया मुकम्मल करके तालीम का, तो उनको यहाँ के जो सज्जादा नशीन हज़रात थे, ग़ुलाम मुहीउद्दीन अहमद रहमतुल्लाह अलैह जिनका विसाल 1920 में है या उससे पहले के हज़रात, तो ये मुख्तलिफ़ मौज़ूआत दे देते थे और उन पर किताबें लिखवाते थे। इसके साथ साथ जितने भी गिरदो नवा के उलमा रहे हैं, खुतबा रहे हैं, तो अब तक ये रिवायत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है कि वो विसाल से पहले वसीयत करते हैं अपनी औलाद को कि अगर तुम कुतुब जो है संभाल कर रख सको और इनसे कोई इस्तिफ़ादा की सूरत निकल सके तो ठीक है, वरना ये सारी किताबें
कुतुब खाना मौलाना मोहम्मद अली मुखर्डी को पहुंचा दी जाए। तो इस तरह ये एक बड़ी कलेक्शन जो आज हमारे पास 24,000 के करीब जो है कुतुब की सूरत में, मखतूतात और मतबूआत, इसी तरह रसाइल की सूरत में महफूज है। मैं वैसे तो आर्मी से रिटायर हूँ सन 88 से, तो कोई मसला था, मैं यहाँ पर आया था तो फिर मैं यहाँ का ही रह गया। इनके वालिद साहब ने मुझे यहाँ पर डिटेल कर लिया लाइब्रेरी के लिए भी, और इनका एक स्कूल है यहाँ मक्खड में, वो मेरे पास है। तो मैं 8 साल से यहाँ पर ड्यूटी दे रहा हूँ। मुझे शुरू से शौक़ है किताबों का, मैं बचपन से भी किताबें पढ़ता था और ये कोशिश होती, क्योंकि उस टाइम गुरबत का ज़माना था तो किताबें इतनी दस्तियाब नहीं थी, लेकिन बाकायदा मैं किताबें और अखबारात पढ़ता रहता था। यहाँ पर मंतक भी है, फ़लसफ़ा भी है, और अपना इल्म हदीस भी है, इल्म तिब भी है, इल्म रोया है, और इल्म हिसाब है, इल्म तिबियात है। यहाँ पर हर किस्म की किताब मौजूद है। यहाँ हमारे पास रिसर्च आते हैं, तुर्की से भी आए हैं और अमेरिका से भी आए हैं, जर्मन से भी आए हैं, और अपने मुल्क के अंदर जो भी हैं वो भी आते रहते हैं, और काफ़ी यहाँ पर वो आकर उनको काफ़ी यहाँ पर वो मालूमात मिल जाती हैं। कलमी नुस्खे जो है वो 1200 से ज़ायद हैं। उसमें फ़हरिस्तों पर काम हो रहा है। सबसे पहली जो फ़हरिस्त शाया हुई वो नज़र साबरी साहिब ने काम किया था, मुख्तसर फ़हरिस्त फ़ारसी कुतुब की। उसमें 234 किताबें शामिल की गई फ़ारसी की। उसके बाद अब जो है फ़ारसी मखतूतात पर डॉक्टर आरिफ नशाई साहब काम कर रहे हैं। वो 2 ज़बानों में लिख रहे हैं। फ़ारसी के अंदर भी कुतुब का तारुफ, और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि जो है उर्दू दान तबके के लिए आप उर्दू में भी लिखें, ताकि जो यहाँ के लोग पढ़ना चाहें ईरान और मावरान नहर के अलावा, तो उनके लिए ये सहूलत मौजूद हो कि वो उर्दू से इस्तिफ़ादा कर सकें। तो वो हम किस्तवार, हमारा एक मजल्ला है रिसर्च जर्नल किंदील सुलेमान, उसमें हम शामिल कर रहे हैं। हमारे पास जो कदीम तरीन नुस्खा जो है वो मसनवी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का है, जो 600 साल कदीम है। इसी तरह एक और मनहजुर रिशाद के नाम से ज़ैनुद्दीन खवाफी हरवी रहमतुल्लाह अलैह का एक नुस्खा, वो भी जो है 600 साल कदीमी। उसकी अहमियत को पेश नज़र रखते हुए डॉक्टर आरिफ नशाई साहब के मशवरे से हमने उसे जो है वो अक्सी सूरत में शाया कर दिया है। और इससे पहले उसी नुस्खे पर जनाब नज़र साबरी साहब ने भी उसका मतन जो है वो कंपोज करा के शाया कराया अपने दीबाचे के साथ। मखड की ये लाइब्रेरी हमारा कौमी असासा है, कौमी विरसा है। इल्म और अदब के हवाले से ये विरसा इंतहाई कीमती है। इस कीमती विरसा को महफूज करने के लिए वसाइल दरकार हैं। ये वसाइल कोई हुकूमती इदारा, यूनिवर्सिटी या कोई फर्द ज़ाती सतह पर आगे बढ़कर मुहैया कर सकता है। हमें अपने आने वाली नस्लों के लिए इस कीमती इल्मी विरसे को महफूज करना होगा। बैक टू एक्सप्रेसो, कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान जिंदगी के दीगर शोबों की तरह खेलों में भी रुबे ज़वाल है। हालिया पेरिस ओलंपिक्स की बात की जाए तो 7 ईवेंट्स शरीक हुए। तकरीबन 24 करोड़ आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान है। 77 साल तारीख में अब तक 10 ओलंपिक्स मेडल्स ही जीत सका। इनमें से भी 8 कौमी खेल हॉकी में रहे। और ओलंपिक्स में पाकिस्तान की अलमनाक बल्कि नाकाबिल यकीन कहानी में अंदरूनी सियासत, तकरबा परवरी, वसाइल की कमी, करप्शन और ज़ाती मुफादात का हुसूल, ये सब शामिल है। लेकिन रवां साल ओलंपिक्स में अरशद नदीम का गोल्ड मेडल पाकिस्तान और पाकिस्तानी एथलीट्स के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। ये मेहनत और लगन से भरपूर कामयाबी नए टैलेंट के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है, जो खेल के मैदान में अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं और अपना बेहतर मुस्तकबिल भी बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जो हुकूमती सरपरस्ती है, सपोर्ट है, इसके बगैर एथलीट्स कैसे आगे जाएं? उनके लिए क्या वसाइल हैं? और जितने भी एथलीट से हमारी बात होती है, जितने से मुराद में 99.9%
शायद कोई 0.1% ऐसा हो जिसने ये गिला ना किया हो कि हमें उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, हमें वो सपोर्ट नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात ये कि वो अपने माली मामलात से बेफिक्र नहीं हो पाते कि अपनी गेम पे फोकस करें। उनके जहन में उनके बिजली के बिल, उनके घरों के किराए, उनके बच्चों की तालीम चल रही होती है, तो वो क्या परफॉर्म करेंगे। दुनिया में ऐसा नहीं होता है। लिविंग स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो ये कि हम सिर्फ तनकीद के सारे फिर जिंदा भी नहीं रह सकते कि सिर्फ तनकीद करते रहें, कहीं ना कहीं हमने सोल्यूशन की भी बात करनी है। सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू टॉक टू द अथॉरिटीज हु आर एक्चुअली गवर्निंग द सिचुएशन। उनसे हमने बात करने का फैसला किया। तो हमारे साथ एक बड़ी पर्टिनेंट शख्सियत हैं, आप सदर फेडरेशन एथलेटिक्स पाकिस्तान है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन साहब। इनका तस्करा भी आप सोशल मीडिया पे बहुत लोग सुनते हैं, क्योंकि कुछ लोग बड़ी आसानी भी समझते हैं किसी भी ओहदे पे बैठी हुई शख्सियत को टारगेट कर लेना। तो इस पर भी हमने एक तो ब्रिग साहब से बात करनी है, और दूसरा ये कि ये भी जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो तनकीद किस हद तक दुरुस्त है, ये उस पर अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं। ब्रिग साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। गुड मॉर्निंग। यूजली तो हम ज़्यादा कोई तल्ख और तुर्श किस्म की बातें मॉर्निंग शोज़ में नहीं करते हैं, वी ट्राई टू कीप इट लाइट, लेकिन ये मौजू ऐसा है कि यकीनन बीइंग पाकिस्तानी आपके भी और हमारे दिल के बहुत करीब है। एक तो बहुत मुबारक आपको कि अरशद ने मेडल जीता, कहीं ना कहीं डेफिनेटली फेडरेशन का इसमें कुछ ना कुछ रोल डेफिनेटली होगा जिसके बाद ये हुआ, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है हमारे सामने वो बड़ी ब्लर है। पाकिस्तान डजंट डिजर्व 7 एथलीट्स इन वर्ल्ड ओलंपिक, एक दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, इतनी टैलेंटेड यूथ उसकी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला तो है। यू बीइंग द फेडरेशन हेड, कहाँ पे मसला है आपके ख्याल में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल आपने बड़ा एक्यूरेटली पॉइंट आउट किया है। मसले मसाइल हैं, और इसमें से सबसे पहले जो मेजर एक मसला है दैट इज़ फॉलिंग ऑफ द मेरिट। जितनी देर तक मेरिट के ऊपर जो है वो काम नहीं होगा तो हमारी स्पोर्ट्स जो है वो फ्लोरिश नहीं करेंगी। अगर मेरिट पे आप काम करें तो फिर आपको अरशद नदीम और इस जैसे बहुत से और होनहार खिलाड़ी जो है वो आपके सामने आएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ मेरिट, फॉलो द मेरिट, और जिधर जिधर जो जो बॉडीज़ हैं वो इस मेरिट को फॉलो करेंगी तो अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला वी विल रीच समवेयर। कौन रोक रहा है मेरिट से? जहाँ पे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आ जाए वहाँ पे एक जगह का इंप्रेशन बन जाता है कि अब भाई यहाँ पे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, क्योंकि फ़ौज का अपना डिसिप्लिन मशहूर है, अपनी उनकी चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइंड होती हैं। तो पीपल एक्सपेक्ट कि अच्छा यहाँ पे अगर एक इफ फौजी इज हेडिंग दिस डिपार्टमेंट सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हु इज स्टॉपिंग यू टू पुट द मेरिट ऑन, इन लोग क्यों सामने? जी, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है हर काम के अंदर आपको मुश्किलात तो पेश आती हैं। कोई भी आपने बड़ा एक मकसद जो है जब अचीव करना हो तो उसमें यू हैव हर्डल्स ऑल्सो, प्रॉब्लम्स ऑल्सो, बट उसको आपने ओवरकम करना होता है। एंड दैट इज़ द थिंग विच मैटर्स कि जी आप उन चीज़ों को कैसे ओवरकम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो उस लिहाज से अगर कोई हर्डल आई भी है तो हमने उसको ओवरकम भी किया है और पाकिस्तान के लिए काम किया है, और उसमें पाकिस्तान का जो झंडा है वो पूरी दुनिया के सामने ओलंपिक्स के अंदर लहराया है, और पाकिस्तान का कौमी तराना जो है वो पूरी दुनिया के सामने सुनाया है। तो दैट इज़ द अचीवमेंट। इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव कि जी किसी जगह पे कोई हमने बड़ा सोसाइटी को और अपने लोगों को छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। कोई रिटायर्ड हाजिर सर्विस या कोई और किसी भी ये इस कैप्शन की जरूरत नहीं है। यू शुड सी कि जी हु इज़ डिलीवरिंग। इफ समबडी इज डिलीवरिंग ही मे बी फ्रॉम एनी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, इट डजंट मैटर। जुर्म नहीं है, उसका कोई किसी और शोबे में सर्व किया हुआ है। बिल्कुल, इफ ही इज डिलीवरिंग। जी बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे खेल और खिलाड़ी के लिए स्पेशली व्हाट इज फेडरेशन डूइंग? फेडरेशन का क्या किरदार है और क्या किरदार अदा कर रही है फेडरेशन? जी, फेडरेशन जो है फॉर योर इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के अंदर 40 से 45 फेडरेशंस हैं, और आई एम श्योर कि जी आपको उनमें से मैक्सिमम के नाम भी पता नहीं होंगे। ठीक है। तो एथलेटिक फ्रेंड जो है एवरीबॉडी नोज इट इन पाकिस्तान, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर वर्क, देयर स्ट्रगल फॉर अचीविंग समथिंग फॉर पाकिस्तान। जी। तो हमने तो इसको बेसिकली जब एक एथलीट जो है वो नेशनल लेवल पे फिगर आउट होता है कि कोई मेडल लेता है, हमारी नेशनल गेम्स वगैरह होती हैं, तो उसमें जब एक एथलीट नंबर 1 होता है पाकिस्तान में, तो देन ही कम्स इनटू द फोल्ड ऑफ फेडरेशन। उसको हम टेकअप करते हैं। लाइक अरशद नदीम को जो है वो 2015 में ये वापडा में इनरोल हुआ। 2016 में 8 महीने के बाद ही बिकेम दी पाकिस्तान चैंपियन नंबर 1। तो उसके बाद फिर हमारे उस वक्त के प्रेसिडेंट जनरल मोहम्मद अकरम शाही जो थे, ही आइडेंटिफाइड कि यार इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को देखते हुए इसके ऊपर फिर मेहनत करना शुरू की, और उसमें इन एवरी फील्ड, मे इट बी इट्स ट्रेनिंग, मे इट बी इट्स कोचिंग, मे इट बी इट्स कोचिंग और इन दी फॉरेन कंट्रीज, और इवन सो मच सो कि इसकी ट्रीटमेंट
उसके ऊपर जितने रिसोर्सेज थे उनको अरेंज करना, उनको लेके आना और फिर उसको अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग कराना, दैट वाज आवर जॉब एंड वी हैव डन इट इन यू नो। व्हाई जस्ट वन अरशद नदीम? आई मीन हम यहाँ पे एक्सप्रेसो जब करते हैं एक वीक के अंदर कम से कम हम 8 से 10 ऐसे मुख्तलिफ प्लेयर्स, उसमें एथलीट्स भी होते हैं जिनका जारी बात है फिर ताल्लुक आपसे बन जाता है, उनको हम लेकर आते हैं और पिछले 4 साल से हम कोई आज हमारा कोई 1070 प्लस हमारा शो चल रहा है, बहुत से लोगों को हम लेकर आए हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे तकरीबन हर प्लेयर ये आके कहता है कि मैं अपने विल पे गया हूँ, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे, मैं जा नहीं सका। अभी रिसेंटली नूर दस्तगीर का भी एक था जो वेट लिफ्टर हैं, उन्होंने कहा कि मुझे भेजा नहीं गया। तो मैं सिर्फ एथलीट्स की अगर बात करूं तो सिर्फ एक अरशद नदीम आपके क्रेडिट पे क्यों? डोंट यू थिंक कि बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं, कम से कम कम्पीट तो करते, ना जीतते, जाते तो सही। जी बेसिकली इसके अंदर जो है जाना इज़ वन एलिमेंट, वो तो उसमें हम सारे के सारे जितने लोग पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 है वी कैन सेंड देम ऑल। और फिर यही चीज़ जो है वो मीडिया के अंदर हाईलाइट होनी थी या सोशल मीडिया पे हाईलाइट होनी थी। देखें 25 एथलीट चले गए और मेडल कितना आया? 1। हम तो इसके ऊपर बेसिकली हमने उस बंदे को भिजवाना है जो उधर परफॉर्म भी करे। और अरशद नदीम वाज द ओनली वन जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने रिकमेंड किया और इसको एक्रेडिटेशन करवाई थ्रू POA और ये गया। तो हमारा तो रिजल्ट जो है 100% है। नहीं, एक ही भेज वन एथलीट एंड गोल्ड मेडल। नहीं, अकेला जीतते हुए बंदा अकेला दौड़ के जीत जाए तो 100% ही होगा। लेकिन दूसरी जाने मेरा सवाल ये है कि अकेला नहीं, उसके साथ 9 और भी हमने वर्ल्ड क्लास और प्लेयर्स क्यों नहीं पैदा किए? यानी कि आप कह रहे हैं कि हमने भेजना वो था कि जो कम्पीट कर सकता, तो हमारे पास और ऐसे क्यों नहीं है जो कम्पीट कर सकते? और ऐसे इसलिए मसला कहां पे है? मसला ये है कि सबसे पहले तो हमारे मुल्क के अंदर जो है वी आर लैकिंग स्पोर्ट्स कल्चर। देयर इज अ नीड टू डेवलप स्पोर्ट्स कल्चर जिसके अंदर हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर जो है वो बच्चे, उनको इस चीज़ का जो है वो इदराक हो कि जी अच्छा स्पोर्ट्स में जाएंगे, एथलेटिक्स में जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो आगे जाके इस तरह दैट्स हाउ वी कैन यू नो रीच समवेयर। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, इसमें मैं मीडिया को भी पूरा जिम्मेदार ठहराऊंगा कि हर वक्त 24/7 हमारी स्क्रीन्स के ऊपर क्रिकेट एक इज द वन गेम। और उसका आप रिजल्ट भी देख लेंगे जी क्रिकेट के अंदर, बिकॉज इट्स ऑल ओवर 24/7 है पाकिस्तान के अंदर। तो इसमें आपके पास ग्रॉस रूट लेवल से बच्चे गली मोहल्ले से उठते हैं और पाकिस्तान के अंदर दुनिया के बात आपकी ठीक है, लेकिन वो आपको बताएं, मैंने आपको अपनी 1070 प्लस एपिसोड्स का हवाला दिया ना, उसमें कई प्लेयर्स आप शायद दूसरे या तीसरे किसी फेडरेशन के हेड हैं जो हमारे पास आके बैठे, और ये नहीं हमने किसी को बुलाया नहीं है, कोशिश नहीं की। ठीक है, उसकी वजह ये है कि लोग इस पे या तो बात नहीं करना चाहते, दे डोंट डेयर टू टॉक, बिकॉज जब आप आएंगे आपसे सवाल होगा, उसमें क्रिटिसिज्म भी होगा, आप अपना नैरेटिव भी सामने रखेंगे जो आपको मौका मिल रहा है कि मैं अपना वर्जन दूं कि क्या है। तो लोग इस पे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो लेते हैं फेडरेशन के हेड बन के, आपने 40 प्लस का जिक्र किया, बट दे डोंट वांट कि आवाम को वो आंसर करें, जवाब नहीं देना चाहते। तो ये मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि आपने कम से कम ये किया। अब सोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में भाई साहब क्या 40 प्लस फेडरेशंस का होना इज अ प्रॉब्लम? इनको किसी एक बैनर के तले लाया जाए, कोई एक अम्ब्रेला हो, कोई मैकेनिज्म आपके जहन में क्या आता है कि अगर ये बन जाए तो एथलीट्स न सिर्फ ऊपर आएंगे बल्कि आगे भी जाएंगे? कुछ आपके जहन में मैकेनिज्म जो आप शेयर करना चाहिए? फेडरेशन जो है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो हर स्पोर्ट्स के लिए एक अलग फेडरेशन, और उसका अगर वो नेक नीति के साथ और मेरिट के ऊपर काम करें तो देयर इज नो प्रॉब्लम। और ये सारे के सारे जो है वो आपने एक नाम सुना होगा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, दैट इज द मेन बॉडी जो कि ओलंपिक्स के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। और उस जगह पे प्रॉब्लम है, अभी नू को ना जाने वाला इज अगेन एट दी ओलंपिक एसोसिएशन के डोमेन में आता है और उसकी जो रिस्पेक्टिव उसकी फेडरेशन है उसके जिम्मे में आता है। हम तो माशाल्लाह अपना जो एथलेटिक्स का है तो उसके अंदर मेरिट के ऊपर काम करते हैं, और जैसे आपने पहले जिक्र किया कि इधर लोग आते नहीं हैं, तो हम 24/7 आपके लिए हाजिर हैं। जब आप पूछेंगे, जो पूछेंगे वो हम बताने के लिए तैयार हैं और कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अरशद नदीम के मेडल ने बहुत सारी नई रिवायात सेट की हैं और आपको भी बतौर हेड ऑफ दिस फेडरेशन डेफिनेटली बहुत हौसला मिला होगा इसके बाद। आपने कोई नया प्लान बनाया है नए प्लेयर्स के लिए, नए एथलीट्स के लिए, या ओवरऑल क्या मैकेनिज्म, क्या इकदाम आप कर रहे हैं टू ब्रिंग मोर प्लेयर्स अप क्विकली? हमें मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और आई एम हैप्पी टू टेल यू कि जी हमने अरशद नदीम के साथ इसके बैकअप जो है ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। ओके। सो जिस जगह से अरशद नदीम ने स्टार्ट किया था, ही वाज एट 76-78, तो वी आर ऑलरेडी हैविंग अनदर पर्सन हु इज थ्रोइंग 78, पिछली एशियन थ्रोइंग्स के अंदर वो सिल्वर मेडल लेके आया। ठीक है।
तो अभी मीडिया को दिस इज अबाउट जेवलिन, व्हाट अबाउट अदर एथलेटिक्स? बाकी हमारे पास 100 मीटर के अंदर शजर अब्बास है, उसके लिए भी रिसोर्सेज चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए। और रिसोर्सेज की जहाँ बात आती है तो ये मैं बताना चाहूँगा कि जी अरशद नदीम के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए थे, दोज ऑल वर अरेंज थ्रू पर्सनल लिज़ॉन, पर्सनल रिक्वेस्ट करके अपने किसी दोस्त को। एंड नाइस ऑफ हिम, ही वांटेड टू कंट्रीब्यूट फॉर पाकिस्तान। तो उसने कहा सर मैं हाजिर हूँ जो इसके ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमती सरपरस्ती है सच फेडरेशन को नहीं है? हुकूमती सरपरस्ती भी है, एनओसी हमें इशू करते हैं, अगर ना इशू करें तो फिर पैसों की हद तक नहीं है, एनओसी की हद तक है। ये दिस इज वेरी अलार्मिंग। और इस सूरत हाल के अंदर बहरहाल भाई साहब, एक तो हम आपके शुक्रगुजार हैं, वी विश कि हमारे पास ज़्यादा वक्त होता, हम आपसे मजीद सवाल करते और इस पे मजीद बात करते, और उम्मीद ये करते हैं कि अगर इन प्लान्स पे बेहतर तरीके से काम हो, मजीद एथलीट्स हमारे सामने आए, हम मजीद अरशद नदीम तरह के एथलीट सामने। आपने शजर का जिक्र किया, शजर भी हमारे शो में आ चुके हैं यहाँ पे। हमने सभी को कोशिश की कि अपना रोल प्ले करते रहें और उनको बुलाएं। बहरहाल ये सवाल अपनी जगह पे है, और आपने जो सदर एथलेटिक्स पाकिस्तान है उनका मौक़िफ़, आपने एक मैकेनिज़्म, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, तैनातियाँ मेरिट के ऊपर हों, और फिर हुकूमत सिर्फ बयानात की हद तक सरपरस्ती ना करे, फाइनेंशियली भी एड करे। बेग साहब की बात से हमें लगा कि शायद फाइनेंशियली मामला ठंडा है हुकूमत की तरफ से, बयानात ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए, और ये बेस्ट मार्केटिंग हो सकती है किसी भी इश्तहार से, किसी भी उससे बेहतर मार्केटिंग एक एथलीट करता है। शो में हर एथलीट को जब इनवाइट करते हैं तब यही बात आप करते हैं, यही एक रास्ता है। खैर, एक्सप्रेसो में वक्त हुआ एक ब्रेक का, कुछ देर में वापस आते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो। जिक्र पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पिंडी टेस्ट का, जिसका आज दूसरा रोज है। ताज़ा तरीन अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान ने अब तक 54 ओवर्स के इख्तिताम पर 206 रन बनाए, उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। कल खेल कम हुआ था, पाकिस्तान ने कब स्कोर 158 फॉर 4 बनाए थे, लेकिन ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो सऊद शकील साहब के बाद रिजवान के हवाले से है, जिन्होंने अभी अपनी 50 मुकम्मल की है वाइल फेसिंग 72 बॉल्स। 56 रन स्कोर कर चुके हैं, जिसमें 6 चौके शामिल हैं, और 77.76 का स्ट्राइक रेट है जिससे रिजवान खेल रहे हैं। मैच किस जानिब जा रहा है, कैसी क्रिकेट हो रही है, और क्या नतीजा पाकिस्तान के हक में आएगा, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ अहमद नजीब मौजूद हैं, क्रिकेट एंथुजियास्ट हैं, एनालिस्ट हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस मैच को। टीवी पे देख रहे होंगे, लेकिन क्रिटिकली किस नज़र से देख रहे हैं। अहमद, वेलकम टू एक्सप्रेसो। देख रहे हैं मैच? जी बिल्कुल, मैच देख रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि कल इब्तदाई दशकों के बाद अच्छा संभाला साइम ने, फिर सऊद ने, फिर रिजवान ने ज्वाइन कर लिया। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया। अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया है, लेकिन दूसरा दिन भी तो गुजरा है, तो क्या ये पेस ठीक है हमारे रन्स की? डोंट यू थिंक इस वक्त तक हमें पहली इनिंग्स खिलाना शुरू कर देना चाहिए था, या नहीं आप समझते हैं कि एक बड़ा टोटल करें और फिर जाएं? देखिए, ये पिच जो है ना रावलपिंडी का, इसमें घास छोड़ा, ये रवायती पिच है रावलपिंडी का, इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड पिच होता है यूजुअली। और मेरा ख्याल ये है कि इस पिच पे अगर कोई बारिश बहुत ज्यादा मुतासर नहीं करती मैच को, और मैच पूरा होता है, तो इस पे ये रिजल्ट ओरिएंटेड पिच होगा, इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। पाकिस्तान का पेस अटैक बहुत सुपीरियर है कंपेयर टू बांग्लादेश। तो पाकिस्तान ने अगर 300 साढ़े 300 रन कर लिए तो पाकिस्तान जो है वो ड्राइविंग सीट पे रहेगा इस मैच के अंदर। हाँ, थोड़ा हमारा मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाया, खासतौर पे हमारे कप्तान भी और हमारे साबिक कप्तान भी दोनों अच्छा स्कोर नहीं कर सके, बाबर भी और शान भी। क्या कुछ सरप्राइज था इसके लिए बॉलिंग की कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, या फिर वैसे ही वाज नॉट अ गुड डे? वो हम कहते हैं ना, मुझे लगता है वो जादू की एक फायर बॉल ना यहाँ भी आ गई है, क्योंकि अपना बाबर आजम पिछले 1-2 साल में कई मरतबा डाउन द लेग साइड आउट हुए, जिसको आप अनलकी कह लें या मतलब अनलकी कंसीडर किया जाता है, आप लेग साइड से आउट हो जाए। शान मसूद का भी डिसीजन काफी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि वो ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि वो आउट नहीं था, बैट नहीं लगा था, पैड लगा था। और अब्दुल्ला शफी का कैजुअल थोड़ा सा मतलब अटेम्प्ट थी। तो ओवरऑल अगर मैं सम अप करूं, पिच में घास जरूर था, मदद जरूर थी, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं हुआ। तो या तो कोई डाउन द लेग से सॉफ्ट डिसमिसल हुए तीनों, तो इतनी कोई डीमंस नहीं थे पिच के अंदर। तो ओवरऑल 3 विकेटें गिर गई थी, धचका भी था। लेकिन जो खुशी की बात यह है कि आप बड़े सालों के बाद वो फट्टा रवायती फजूल विकेट से आप एक ऐसी विकेट्स पर आए हैं कि जिसमें कम से कम आप लर्न करेंगे, आप रन करेंगे, आप आउट करेंगे, आप कुछ सीख कर जाएंगे, आपकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड अप होगा, और देखने वालों को भी दिलचस्प क्रिकेट होगी। कभी बॉल बैट को बीट करिए, कभी बैट अच्छा शॉट खेल रहा है। तो ये टेस्ट क्रिकेट को ऐसी पिचेस चाहिए। मेरे लिए सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन जो पिच जिस तरह से प्रिपेयर की गई वो है। अच्छा, तो कल की निस्बत आज कुछ पिच जो है वो अलग रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि कल बारिश की वजह से मौसम की भी कुछ असरात थे, और आज जरा ड्राई पिच है, और उस पर खेलना क्या डिफरेंट होगा थोड़ा? देखिए, जब नया पिच होता है ना, उसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो जब पहला घंटा बहुत ट्रिकी होता है, क्योंकि जब मॉइस्चर होता है, नया गेंद होता है, तो वो काफी फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करता है। जो उसके ऊपर मैच होता है, बॉलर्स के पांव लगते हैं, क्रिकेट
प्लेयर भागते हैं तो वो मॉइस्चर ड्राई होना शुरू होता है। लेकिन यह कि क्योंकि बारिशें हो रही हैं, मॉइस्चर तो रहेगा, जो ही नया बॉल वापस आएगा फिर गेंद थोड़ा सा हेल्प करेगा फास्ट बॉलर को। तो पिंडी का जब ये पिच बनता है तो आप कभी भी ऐसा बॉलर गेम से मुकम्मल आउट नहीं होते। आपको ये होता है कि नया बॉल जब आएगा तो आपके पास चांस बढ़ जाता है विकेट्स लेने का। ठीक है अहमद, लास्ट क्वेश्चन इन 20 सेकंड्स आंसर कीजिए। आज खेल खत्म होने पे खेल की आइडियल पिक्चर क्या होगी आपके लिए? आइडियल पिक्चर ये होगी पाकिस्तान 350 करके ड्रॉ कर दे और बांग्लादेश के कोई 100 पे 4 आउट, और सब हंसी खुशी रहने लगे अगले 3 दिन के लिए। आपसे बात करते रहेंगे, हम तबसरा लेते रहेंगे। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अहमद नजीब हमारे साथ मौजूद, और वो ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर अपना तजिया हमारे सामने रख रहे थे। पाकिस्तान 350 करके ड्रॉ करे और फिर आगे मैच बढ़े, आपको आगाह रखेंगे। फिलवक्त बहुत हो गई बातें, बहुत हो गए सेगमेंट्स, अब आपको इजाजत है नाजरीन, आप अपना काम कीजिए। हिना कहती कहीं मत जाएगा, आप जहां दिल करे जाए, जहां दिल करे जाएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, आपसे मुलाकात होगी कल, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।